जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा जो चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, अभी तक इस चैनल पर दोस्तों हमने राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर लिया है और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन करने लगातार। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में भी दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा कर ली है, राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य के विषय में चर्चा कर ली है, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के विषय में चर्चा हम कर चुके हैं। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो है दोस्तों राजस्थान की चित्रकला या फिर राजस्थान में चित्रकला या फिर राजस्थान की चित्रकला की अलग अलग शैलियाँ। ये दोस्तों हमारी चर्चा का अभी पिछले कुछ दिनों से टॉपिक चल रहा है। उसमें भी दोस्तों हम मेवाड़ स्कूल जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने आया हूँ और आपके सामने आने के दोस्तों कुछ प्रयोजन हैं, कुछ उद्देश्य हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण मुझे आपके सामने आज आना पड़ा है। पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मैं बता ही चुका हूँ कि अजय कृष्ण वंशी है। दोस्तों मैं राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा विभाग के अंतर्गत में सरकारी सेवा में वर्तमान समय में हूँ और मैं अपना प्रोबेशन जो पीरियड होता है 2 साल का, वो अभी कुछ टाइम पहले उसको कंप्लीट कर चुका हूँ और कोटा जिले का रहने वाला हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और इसके अलावा मेरी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ठीक ठाक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड वगैरह सब कंप्लीट है, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज आपके सामने YouTube चैनल के माध्यम से आने का प्रमुख उद्देश्य है रीट परीक्षा। क्योंकि दोस्तों हम सभी को जानकारी है कि जो रीट परीक्षा है इसका जो प्रथम चरण है उसका परिणाम घोषित हो चुका है और हमने देखा है कि जो 63% के लगभग तो लेवल फर्स्ट का रहा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 63% बच्चे ही फर्स्ट लेवल में एलिजिबल हो पाए अगले राउंड के लिए, यानी कि जो रीट मेंस के लिए। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो रीट लेवल जो 2 है या फिर रीट लेवल जो सेकंड है उसके लिए 11.5 लाख बच्चों में से लगभग 5.5 लाख यानी कि 52% के लगभग उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। मेरा आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों, अब जो हमारा जो मेन पेपर होने वाला है, क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी वाला पेपर है, इसके बाद जो मेन पेपर होने वाला है जो कि उसकी डेट आ चुकी है मेरे ख्याल से 5-6 फरवरी के लगभग है, यानी कि 5 फरवरी और 6 फरवरी 2023 को वो परीक्षा आयोजित होगी संपूर्ण राजस्थान में। इसी प्रेजेंट टाइम पे ये डेट है। चर्चा करने का उद्देश्य मुख्य तौर पर ये दोस्तों कि रीट परीक्षा को लेकर हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो खैर आप सभी को मालूम होगा, इसके बारे में हम बहुत कम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का दोस्तों मुख्य विषय रहने वाला है आज रणनीति, यानी कि परीक्षा की जो रणनीति होती है, परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की जाती है, जब हम परीक्षा देने जाएंगे, जब आप परीक्षा देने जाओगे तब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और पढ़ाई करते समय दोस्तों आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हमारी चर्चा का आज मुख्य उद्देश्य होने वाला है। रणनीति में दोस्तों हम बात करेंगे, सिलेबस के बाद में हम रणनीति की चर्चा करेंगे। उसमें शुरुआत कैसे करनी है, हमें जो मेन पेपर है उसकी कौन सी किताबें पढ़नी है, मेरे ख्याल से कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा। आपको उचित लगे तो वैसा करना, नहीं लगे तो कोई समस्या नहीं है। वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें, यानी कि जो आप क्लासेज वगैरह देखते हो कहाँ से देखें, कौन सा प्रमाणिक है, कौन से पढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है रणनीति के अंदर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कैसे करें, कहाँ से करें, कितने करें, वो सारी चर्चाएं। टाइम मैनेजमेंट हमारी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय है। टाइम मैनेजमेंट यानी होता है दोस्तों समय प्रबंधन, यानी कि हम समय का प्रबंध कैसे करें, पढ़ाई करते समय हम समय का प्रबंध कैसे करें,
और एग्जाम देते समय हम समय का प्रबंध कैसे करें, क्योंकि हम कितना भी समय का प्रबंध कर ले पढ़ते टाइम पे, लेकिन दोस्तों हमारा उद्देश्य तो एग्जाम है ना। तो एग्जाम के रिगार्डिंग हम समय का प्रबंधन कैसे करें, ये भी हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। इसके अलावा दोस्तों OMR जो है उसमें बहुत सारे बच्चों की समस्या आती है कि सर मैं तो वो करना चाह रहा था बी, लेकिन उसमें जल्दी जल्दी में सी आ गया, गोला भरे में जल्दी जल्दी में गोले भरने में दिक्कत आ जाती है, कोई शुरू में रोल नंबर गलत कर देता है। तो OMR भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सिलेबस और रणनीति में दोस्तों ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जो पीछे लिख रखे हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सकारात्मकता पर, पॉजिटिविटी, यानी कि हम सकारात्मक कैसे रहें परीक्षा को लेकर। अभी सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि दोस्तों 4 महीने आपके पास हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने यानी कि 120 दिन, राउंड फिगर में हम माने तो 100 दिन का समय आपके पास शेष है। इन 100 दिनों में दोस्तों तैयारी को कैसे बेहतर बनाए, तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़े, रणनीति क्या हो, दिमाग में थिंकिंग क्या हो, नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करें, सिलेबस पे पकड़ कैसे मजबूत करें, ये सारी चर्चाएं दोस्तों आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। आप राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि राजस्थान की जो भर्तियां होती है वो व्यक्ति को और कुछ सिखाए या ना सिखाए, धैर्य करना जरूर सिखा देती है। यानी कि धैर्य होना ही चाहिए अगर आपको राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी है तो। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि बिना धैर्य के तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य व्यक्ति के पास होना चाहिए और बहुत आवश्यक शर्त है दोस्तों धैर्य। और इस वीडियो लेक्चर, ये जो वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने कुछ जो चीज़ें साझा कर रहा हूँ, इनके लिए भी आपको धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होने जा रहा है। कुछ नहीं तो भी 30-35 मिनट का तो कम से कम मेरा एक पूरा विचार रहेगा सही, पूरी जो चर्चा रहेगी ये 30-35 मिनट की लगभग रहेगी सही। तो आपको धैर्य के साथ सारी बातें सुननी है। कोई भी बात दोस्तों बिना काम की नहीं बताई जाएगी, कोई भी बात बिना वजह की नहीं बताई जाएगी, जो फोकट ज्ञान की बातें नहीं बताई जाएगी, वही बातें बताई जाएंगी जो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करवाने में सहायक बने। तो दोस्तों हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और मैं अब आपसे संवाद कर रहा हूँ, आपको मैं भावी शिक्षक मानकर आपसे संवाद कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लेवल 1, जो लेवल 1 के लिए क्राइटेरिया रखते हैं, वो लेवल 1 में वर्तमान समय में अध्यापक हो। आपको अपनी मनोस्थिति इस प्रकार की रखनी है, आप प्रेजेंट टाइम पे हो। और मैं साथ ही लेवल 2 के भावी अध्यापकों से भी इस समय चर्चा कर रहा हूँ। यानी कि मेरी चर्चा दोस्तों विद्यार्थियों से नहीं होकर अध्यापकों से हो रही है। और अध्यापक का गुण होता है धीर गंभीर होना। आप में धीर गंभीरता होनी चाहिए, धीर गंभीर होकर आप मेरी बातों को, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन सुनिए, आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली सारी बातें। क्योंकि मैं खुद भी राजकीय सेवा में हूँ, तो कैसे उस यात्रा को पार किया जाता है, कैसे उस पड़ाव को पार करके मुकाम हासिल किया जाता है, वो सारी चर्चाएं हैं दोस्तों जो आज हमें करनी है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा का दोस्तों। पहला विषय सिलेबस। सिलेबस क्या है हमारा? लेवल 1 का सिलेबस अलग है, लेवल 2 का सिलेबस अलग है। लेवल 1 में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस अलग अलग है। तो सिलेबस सर्वप्रथम दोस्तों आपको सिलेबस निकलवा लेना है। आपकी ये जो कुर्सी टेबल होती है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, आपके पास में सिलेबस जरूर होना चाहिए। बिना सिलेबस के आप ऐसा सोचते हो मोबाइल में है, मोबाइल में देख लेंगे, मत रखो मोबाइल में, मत रखो, प्रिंट आउट निकलवाओ उसकी। सिलेबस आपकी टेबल पर पड़ा हुआ होना चाहिए आप जब तक तैयारी कर रहे हो, ये पहली शर्त है। सिलेबस की इसकी इतरी पे अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास दोस्तों आपके सिलेबस में है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, राजस्थान की जियोग्राफी है, साइकोलॉजी भी है, और राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, कुछ टीचिंग मेथड वगैरह हैं, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या वगैरह, और आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जो वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा है। मेरा फोकस है दोस्तों राजस्थान
के जीके को लेकर, यानी कि जो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल आपके सिलेबस में अब समाविष्ट हो चुका है। तो ये परीक्षा भी अब सेकंड ग्रेड की तरह लगने लगी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी क्या होता है, राजस्थान का हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, ज्योग्राफी होती है, हालांकि पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी भी होती है। तो साइकोलॉजी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी है, पॉलिटिकल साइंस का अंतर है, बाकी सेकंड सब्जेक्ट ही होता है। तो मुद्दा ये है कि सेकंड ग्रेड और रीट का जो सिलेबस है लगभग वो सेम अब हो चला है, सेम हो चुका है वो। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो समानांतर रूप से रीट की तैयारी भी कर सकते हैं। ये एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि दोनों ही, ऐसा कहा जाता है कि दो नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति कहीं पर नहीं पहुंचता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा सीनेरियो हमारे सामने उत्पन्न हुआ है, ऐसा सीन हमारे सामने उत्पन्न हुआ है कि दो नावों में पैर रखकर भी अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है और एक पैर उसका सेकंड ग्रेड पर है और दूसरा पैर अगर उसका रीट पे है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा वो कर सकता है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा दोस्तों अंतर है नहीं, ज़्यादा अंतर है नहीं। हालांकि सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है और इसमें सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा लेंथी, कम लेंथी है। तो थोड़ा वो सिलेबस में वो तो रहेगा सर, वो तो अंतर रहेगा ही सही, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। बाकी लगभग सिलेबस हम समानांतर रूप से पढ़ सकते हैं, दोनों की तैयारी साथ की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें ज़्यादा समस्या या फिर संकोच की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो पहली चर्चा हमारी दोस्तों सिलेबस को लेकर है। सिलेबस आप इंटरनेट वाले के पास जाओ, यूट्यूब पर, या फिर जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर है नज़दीक, आपके पास भी मशीनरी हो, कोई दोस्त हो, कैसे भी हो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपकी टेबल में पड़ा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी हमारी चर्चा का विषय दोस्तों रणनीति। अब रणनीति का मतलब हमें युद्ध के मैदान में नहीं जाना है, लेकिन आप जो परीक्षा दे रहे हो युद्ध से कम भी नहीं है, क्योंकि आप जो परीक्षा दे रहे हो वो आपका भावी जीवन तय करने वाली परीक्षा है। वो आपका समाज में क्या स्थान रहेगा, आपका परिवार में क्या स्थान रहेगा, राष्ट्र निर्माण में आपकी आने वाले समय में क्या भागीदारियां रहेंगी, ये सारी चीजें दोस्तों ये परीक्षा परिणाम निर्धारित करेगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि कोई भी परीक्षा और उसका परिणाम अंतिम नहीं होता है, और सतत और कठोर परिश्रम से लगातार अगर हम प्रयास करें तो अंतर्गत में सफलता मिल ही जाती है। लेकिन दोस्तों फिर वापस ऐसी वैकेंसी आना, उसमें समय लगेगा, फिर वापस धैर्य धारण करना, उसमें समय लगेगा। तो बेहतर है कि हमारे सामने जो अवसर इस समय उपलब्ध है उस अवसर को पूरी क्षमता के साथ, पूरे सजीवता के साथ, पूरी चेतना के साथ उस लक्ष्य को पाने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा ध्यान होना चाहिए। तो रणनीति का मतलब दोस्तों एग्जाम की रणनीति। रणनीति कैसी हो, इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें। जैसे अभी तक आपने अगर लेवल 1 का पढ़ा, अभी तक आपने फर्स्ट पेपर का पढ़ा है, फर्स्ट पेपर में आप क्लियर कर चुके हो, आप एलिजिबल हो सेकंड पेपर के लिए, यानी कि रीट मेंस के लिए आप एलिजिबल हो। तो शुरुआत कैसे करें, शुरुआत करने का सीधा साधा फंडा है दोस्तों, जो आपकी पकड़ में सब्जेक्ट हो, जो आपको मजबूत लगे, जो आपकी थोड़ा बहुत कमांड हो, उनको आप पहले निपटा लो। जितना जल्दी निपटा सको उनको पहले निपटा लो। शुरुआत कभी भी कठिन सब्जेक्ट से, हार्ड सब्जेक्ट से नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्यों? सर्वप्रथम हम ऐसा हार्ड मुश्किल टॉपिक ले लेते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं जिसमें हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं शुरुआत में। उससे होता क्या है दोस्तों, शुरुआत में अपने को घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, हम चिंता में पड़ जाते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी से समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। तो इसी वजह से दोस्तों मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, विशेषकर आप इसी की बात करें अगर हम, तो 70% सिलेबस इजी सिलेबस होता है, जो सभी बच्चों के लगभग कमांड में होता है। मेहनत करनी होती है दोस्तों 30% सिलेबस पर, ये आपको भी पता है और आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। तो इजी सब्जेक्ट से जो आपको थोड़ा आसान लगे वहां से स्टार्ट करें और उसको जितना जल्दी सल्टा सके, खत्म कर दो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद में आपको चुनना है मुश्किल सब्जेक्ट,
मीडियम लेवल का, फिर उसके लास्ट में आपको मुश्किल, यानी कि सरल, मध्यम, फिर जटिल, ये आपका पढ़ाई का क्रम होना चाहिए। शुरुआत आपको सरल से करनी है और क्रमबद्ध तरीके से आपको जटिलता की तरफ बढ़ना है, ताकि शुरुआत जब आप सरल से करोगे तो आप 70% सिलेबस कवर कर लोगे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास का सृजन होगा कि यार मेरे में तो योग्यता है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों। एग्जाम पास करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए, रणनीति, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस होना, बहुत सारी चीजें दोस्तों मिलती हैं जब व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। तो शुरुआत आपको इजी से करनी है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है, जटिल की तरफ बढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों कौन सी किताबें पढ़ें, किताबें हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। किताबें आप वही पढ़ो दोस्तों जो प्रमाणित किताबें हो, क्योंकि जो आपका एग्जाम लेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों के तत्वाधान में, रीट की बात नहीं कर रहे हम दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपकी जो सोर्स होना चाहिए आपकी जानकारी का, आप जिन किताबों से पढ़ रहे हो वो किताबें प्रमाणित किताबें होनी चाहिए। प्रमाणित किताबों का क्या मतलब है? प्रमाणित किताबों का मतलब है दोस्तों वो किताबें जो कि भारत एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय की किताबें हैं। भारत तथा राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो किताबें प्रकाशित हैं और जो किताबें सिलेबस में हैं वो किताबें प्रमाणित किताबें हैं और उन्हीं किताबों से पढ़ाई होनी चाहिए। एग्जामिनर को इस बात से मतलब नहीं है दोस्तों कि उस गाइड में क्या लिखा है या फिर उस गाइड में क्या लिखा है, फलाना गाइड में क्या लिखा है, ढिकाना गाइड में क्या लिखा है, उसको उस गाइड से कोई मतलब ही नहीं। गाइड में उसको क्या मतलब, गाइड से उसको स्वयं की किताब से मतलब है, जो गवर्नमेंट की किताब है उससे मतलब है। तो ऑथेंटिक होना चाहिए जानकारी वो स्रोत। जैसे अभी ये किताब है दोस्तों, ये राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की किताब है और हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है। हिंदी ग्रंथ अकादमी नीचे क्या लिखा है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और इधर राजस्थान सरकार। तो ये प्रमाणित किताबें होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको मतलब नहीं कौन सी गाइड में क्या लिखा है। ये किताब देखो दोस्तों आप, ये 10वीं की किताब है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये प्रमाणित किताब है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। तो जानकारी का स्रोत हमेशा प्रमाणित होना चाहिए। इधर उधर बहुत सारा कचरा दिमाग में ढोते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। इधर उधर का कचरा इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होगा। वही पढ़ो जितना जरूरी हो और उतना ही पढ़ो जितना प्रमाणित किताबों में दे रखा है, क्योंकि एग्जामिनर को कौन सी गाइड ने क्या लिखा है, किस कोचिंग वाले ने क्या बता दिया है, कौन से यूट्यूब चैनल वाले ने क्या बता दिया है, उसको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है स्वयं के द्वारा प्रकाशित होने वाली किताबें, जो गवर्नमेंट के द्वारा किताबें प्रकाशित होती हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताबें आप पढ़ सकते हो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें दोस्तों आप पढ़ सकते हो। जानकारी का स्रोत ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन टिक करोगे, वहां पर आंसर टिक करोगे, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मेरा आंसर सही है। आप घर पे आने के बाद मिलान करते हो, अगर उस प्रकार से आपका आंसर सही नहीं पाया जाता है तो आप रीट लगा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कब जा सकते हो, जब आप प्रमाणित पुस्तकों से तैयारी करोगे। फिर आप बोलोगे कि गाइड में तो ये लिखा है, फलाना गाइड में तो चैलेंज नहीं होगा। वो गाइड में क्या लिखा है उसको कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर को, सरकार को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। प्रमाणिक ऑथेंटिक किताबों में अगर लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपके 19-20 हो रहा है कि यार ये आंसर दे रखा है इसमें, तो वहाँ वो क्यों मान लिया गया, आप रीड लगा दो, कोर्ट में जवाब, क्वेश्चन डिलीट होगा, संशोधित होगा, या फिर सबको बराबर नंबर मिलेंगे, कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर होगा। प्रमाणिक किताबों से पढ़ने का ये फायदा है। शुरुआत कैसे करें बता चुके हैं, कौन सी किताबें पढ़े चर्चा कर चुके हैं। वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें या फिर क्लासेज कहाँ से देखें। ऑफलाइन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी दोस्तों आप इन किताबों को रेफरेंस मानकर ही ऑफलाइन में तैयारी करें। वहां पर क्या बताया जाता है, घर पे आने के बाद भी ऑथेंटिक किताबों में जरूर देखें, ठीक ठाक तालमेल तो बैठ रहा है ना, उधर अंडरस्टैंड फ्लो में गलत तो नहीं बता दिया गया है। तो प्रमाणिक किताबों से मिलान जरूर करें आप।
हालांकि मैं कोचिंग वालों पर संदेह करने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको अपने स्तर पर भी कुछ प्रयास करने होंगे अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से देखें? जहाँ मन पड़े वहाँ से देखें। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से देखें, मैं यूँ भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से देखें, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात है। मेरे को इस चैनल से न पैसा कमाना है न कुछ करना है, मैं आर्थिक रूप से इतना सक्षम हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ प्रत्येक चीज़। और मेरे को दोस्तों, मैं चैनल बनाने का मोटा मोटा उद्देश्य प्रामाणिक जानकारियाँ साझा करना ही है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। न सब्सक्राइबर बढ़ाना उद्देश्य है, न व्यूज बढ़ाना उद्देश्य है, न लाइक बढ़ाना उद्देश्य है, न शेयर बढ़ाना उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। राजस्थान के जो प्रतिभाशाली, जो मेधावी, जो योद्धा हैं राजस्थान के, जो अलग अलग भर्तियों में तैयारी कर रहे हैं, उनके तक सही जानकारी उपलब्ध करवाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। इसके अलावा एक इंच का भी इसमें कोई बेईमानी का मुद्दा नहीं है। वीडियो लेक्चर कहाँ से देखे? मन पड़े जहाँ से देखो। ऑनलाइन देखना हो तो ऑनलाइन, मन पड़े जहाँ से देखो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वहीं से देखो जहाँ से प्रामाणिक जानकारियाँ मिल रही हो। ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पर ऐसे ऑनलाइन वीडियो मत देखो दोस्तों, यहाँ पर अंडरस्टैंड चीज़ें परोसी जा रही हो। ये भी डाल दिया, वो झोंक भी लगा दिया, ये भी कर दिया, उसको ये पता नहीं वो कहाँ से पढ़ा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखा है कि गाइड वगैरह का रेफरेंस लेके गाइड से पढ़ाने लग जाते हैं। गाइड से क्या पढ़ाते हो? गाइड्स का क्या मतलब है? बच्चों का भविष्य खराब करना है। कुछ यूट्यूब चैनल वालों को सिलेबस ही नहीं पता है, वन सन बता रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल वालों में क्रमबद्धता ही नहीं है। आज राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी पढ़ाए, जैसे कल वो पढ़ा रहा है राजस्थान की नदियाँ, अगले दिन पढ़ा रहा है वो संत संप्रदाय, फिर अगले दिन आ गया वो महाराणा प्रताप कर। उनको ये पता नहीं कि क्रम क्या है। सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ पढ़ाया जा रहा हो, ऑनलाइन क्रमबद्ध तरीके से जहाँ पढ़ाया जा रहा हो, और प्रामाणिक पुस्तकों को आधार बनाकर जहाँ पढ़ाया जा रहा हो, उन्हीं यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप विजिट करें, उन्हीं को देखिए। मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, और हमारा चैनल का बनाने का एक ही उद्देश्य है, राजस्थान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तक सही जानकारियाँ उपलब्ध करवाना प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी आदि को आधार बनाकर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमारे चैनल पर राजस्थान इतिहास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। राजस्थान इतिहास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप जाओ यूट्यूब चैनल पर जाओ। आपको मेवाड़ का गोइल वंश देखना है, पूरी प्लेलिस्ट है। किसान आंदोलन देखना है, पूरी प्लेलिस्ट है। लोक देवता देखना है, प्लेलिस्ट है। हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों आपको प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, प्रामाणिक जानकारियाँ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप इतना भरोसा मुझ पर कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? पढ़ना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने राजस्थान की लोक देवता देखा, पढ़ा, मतलब यूट्यूब चैनल से पूरा पढ़ लिया। हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से राजस्थान की जो लोक देवता है 9 वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, सारे कवर कर रखे हैं, एक भी नहीं छोड़ रखा है। और ऑथेंटिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारियों को आधार बनाकर तैयार कर रखा है। आपने देख लिया, नोट्स वगैरह बना लिए, जो भी बनाना हो बना लो, या फिर आपके पास नोट्स हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगला टॉपिक स्टार्ट हो, अगला टॉपिक देखने लगे। आपको एक कॉन्फिडेंस है कि जो पहले का है वो तो पता ही सी क्या देखें। बहुत गलत बात होती है दोस्तों, बहुत गलत धारणा है बच्चों की कि जो पढ़ाई होती याद है, बहुत कम दिमाग के अंदर इंसर्ट हो पाता है, बहुत कम हम हमारे दिमाग के अंदर एब्जॉर्व कर पाते हैं। क्या करना है दोस्तों, आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, उसके बाद में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। क्वेश्चन आपको जहाँ कहीं भी मिल सकते क्वेश्चन करो बस आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रामदेव जी पढ़ लिया, रामदेव जी के क्वेश्चन अगर अलग से मिले तो करो, उससे ये भी पता चलेगा कि मेरे को जिसने पढ़ाया उसने सही तो पढ़ाया ना, जितना पर्याप्त है उतना तो पढ़ाया ना, या फिर ऐसे कन्नी काट के निकल गया, उससे ये भी पता चलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी थोड़ी तेजी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई एक कर लिया फिर आराम से दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं, आराम से नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तेजी होनी चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए। स्पीड यहाँ पर स्पीड रहेगी तो एग्जाम में भी स्पीड रहेगी, यहाँ पर ढीले रह जाओगे एग्जाम में भी ढीले रह जाओगे।
जमाना तो दोस्तों तेज होता चला जा रहा है ना, 2G 3G 4G 5G आ रहा है, तो आपको भी तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो इस वजह से। और कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें से भी क्वेश्चन बना लिया करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो का लेंथ दोस्तों लंबी होगी लेकिन वीडियो वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने पढ़ा है जैसे आपने पढ़ा है दोस्तों नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में पढ़ा है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीढ़ी है नाथ द्वारा, पहला पॉइंट पढ़ लिया। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन होता है। यशोदानंद बाल ग्वाल गोपियां वल्लभ संप्रदाय के संतों का जो चित्रांकन है यहाँ पर। हरे पीले रंगों का अधिक उपयोग हुआ है। उदयपुर और ब्रज शैली का ये समन्वित रूप है, पढ़ लिया। अब ये चीज जब आपने पढ़ ली तो यहाँ से खुद क्वेश्चन पुट करो आप कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा। कृष्ण की बाल लीलाओं का सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है? नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है 4 पॉइंट नीचे के कवर कर लिए, और एक अपोजिट एरिया कोई दूसरी चित्रशैली का है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पिछवाई कला का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? ये क्वेश्चन ऐसे खुद भी क्वेश्चन बनाया करो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से कर लिया करो, कभी डिफिट नहीं खाओगे। बहुत शानदार तरीका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे करने हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो, जितने खींच सकते हो उतने खींचो, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला हमारा डिस्कशन है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन बहुत ही नितांत चर्चा करने वाला विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सब कुछ पढ़ने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद में भी अगर आप समय का प्रबंधन नहीं कर पाए तो फिर आपका सारा ज्ञान, सारी मेहनत सब बेकार चले जाएगा। पढ़ाई करते समय समय प्रबंधन की बात करनी पड़ेगी हमें, और आप एग्जाम दे रहे हो उस समय समय प्रबंधन की बात करनी पड़ेगी। जब दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो समय प्रबंधन कैसे करें, मैंने आपको बताएंगे। जो इजी है उनको पहले पढ़े, जल्दी खत्म करें। उसके बाद में जो मुश्किल है उनको बाद में लें, थोड़ा टाइम दें उनको, वो भी थोड़ा आसान लगने लगेंगे। इस प्रकार से पढ़ाई करते समय समय का प्रबंधन करें। आपका जो डेली का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए कि इतने घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, इतना सिलेबस तो कवर करना ही चाहिए, इतने क्वेश्चन तो डेली के करने ही चाहिए। ये सब दोस्तों आपका प्री फिक्स होना चाहिए। सुबह उठते पहले दिमाग में एक विचार होना चाहिए कि आज क्या करना है। एक उसमें लिखो, आप अपने किसी इस प्रकार की नोटबुक रखो, उसमें लिखो आज ये चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें जब हो जाए आपके तो खुद को शाबाशी दो, वेरी गुड, आज मैंने ये अचीव किया। और एक उसी में पीछे वाले कॉलम में ऐसे एक और रखो, उसमें एक मेंटेन करो उसमें कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। उसमें लिखो दोस्तों, ऐसे लिखो जैसे अभी ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे तो ये पढ़ा, दिनांक इतनी इतनी इतनी, क्या पढ़ा, ये पढ़ा, जो पढ़ा वो लिखो, उसको टिक लगाओ। इतनी चीज़ें पढ़ी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार आज इतना तो पढ़ चुका हूँ। और जैसे कॉन्फिडेंस आएगा खुद की पीठ तब दबाओ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। सुबह उठने के लिए उद्देश्य रेखांकित करो, आज इतना तो कम से कम करना ही सही। उसके बाद में वो जब हो जाए, उसके एक्स्ट्रा भी कुछ हो जाए तो खुद को शाबाशी दो। खुद की आलोचना इतनी ज़्यादा मत किया करो दोस्तों कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तो अच्छी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में। मैं योद्धा हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में बहुत क्षमताएं हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं आराम से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। ये भाव आपके दिमाग में होना चाहिए। जब रोज सुबह उठो तो एक अफर्मेशन के साथ उठो कि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ है, सब कुछ सही चल रहा है, मैं बहुत सकारात्मक हूँ। इस प्रकार के भाव आपके दिमाग में लगातार आने चाहिए। सुबह उठते पहले आपकी कंफर्मेशन होना चाहिए, आप थॉट्स होने चाहिए ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, उनको लिखो आपका आज क्या करना है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। फोकट लोगों से दोस्ती बंद कर दो, जो भी फोकट
दोस्त हैं जो टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे दोस्ती बंद कर दो। जो अच्छे दोस्त हैं उनसे दोस्ती रखो, जिनसे आप चर्चा कर सकते हो, जिनसे आप सिलेबस के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जिनसे आप क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर सकते हो, यार ये बता तू ये बता, वो हेल्थी डिस्कशन, उन्हीं से दोस्ती रखो। वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। भी कोई बड़ा दोस्त मिल गया तो 1 घंटे के लिए चर्चा कर लिया आपस में, उतना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम बचा है, इसके बाद में इतनी भारी भरकम वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। तो ये जो वैकेंसी है इसको आपको हर हाल में लपकना ही है, बहुत बड़ा परिश्रम करना है, तभी हो पाएगा ये सारी चीज़ें। पढ़ाई करते समय समय प्रबंधन ऐसे ही किया जाएगा, सिंपल को पहले, कठिन को बाद में, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट, फॉरवर्ड लोगों से दोस्ती खत्म, परिवार के जो आवश्यक प्रोग्राम में उनमें भाग लेना बंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को दो, खुद के विकास में दो, खुद को और बेहतर बनाने में दो, खुद की तैयारी को और अधिक मजबूत करने में दो, यही मूल मंत्र है। परीक्षा के समय का प्रबंधन कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम हॉल, यानी कि परीक्षा देते समय का प्रबंधन कैसे करें? परीक्षा देते समय का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। इसको पार अगर नहीं आप पा सकते हो तो सारा ज्ञान फिर मिट्टी में मिल जाएगा, वापस मिट्टी में मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपकी बहुत बड़ा मेहनत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए, किसी को OMR भर रहा है तो उसमें गलती हो गई। क्यों होती है OMR भरने में गलती? क्यों क्वेश्चन छूटते हैं? क्योंकि हम समय प्रबंधन नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं हम एग्जाम देते टाइम। कैसे करना है हमें समय प्रबंधन परीक्षा देते समय? सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने भी अप्लाई किया है और आपको भी करना चाहिए, बहुत इफेक्टिव तरीका है। तरीका ये है दोस्तों, सर्वप्रथम आप सिंपल, जो आपको आसान लगे, जो आपको कमांड हो, उन चीज़ों को आप पहले अटेम्प्ट करो। पहले राउंड में आप जो आपको आसान लगता हो, जो आपको, जिन पर आपका कमांड हो, जिन सब्जेक्ट पर, जिन टॉपिक पर धड़ाधड़ वो चीज़ें कर लो आप पहले। मुश्किल को छेड़ना नहीं है, और जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसको भी नहीं छेड़ना है, सिंपल वाले करने हैं। आप अगर आपने धीर गंभीर होकर तैयारी की, आपने ईमानदारी से तैयारी की, तो मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि आप ये जो फायरिंग कर रहे हो ना, आप फ्री फायर, इसमें आप 60% पेपर कर चुके होंगे, वो भी बहुत कम समय अंतराल में, बहुत ही कम समय में आप 60% पेपर कर चुके होंगे। सिंपल हो गया, टिक लगा लिए। अब क्या करना है? अब OMR भरनी है, जो हो चुके हैं उनको OMR भरनी है। OMR अभी से भरना स्टार्ट कर देना है। गलती क्या करते हैं बच्चे, सारे जो क्वेश्चन कर लिए उसके बाद में OMR भरते हैं, पता चलता है कि यार 10 मिनट बचे हैं, फिर ये गोले लगा रहे हैं, B का C में जा रहा है, C का D में जा रहा है, हड़बड़ाहट, पसीना, एंजाइटी, घबराहट। बहुत अच्छी मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य, जो फ्यूचर होता है दोस्तों, भविष्य होता है, वो बर्बाद होते देखा है मैंने, केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं होने से। जो इजी लगता है वो करो, पहले उनका OMR भर लो। आप देखोगे कि आप बहुत कम समय में आपका 60% पेपर कंप्लीट हो चुका है, और OMR भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है लगभग 60%। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार अभी तो इतना सारा टाइम बचा है, मेरा तो 60% पेपर हो गया और मैंने तो OMR भी भर दी, अब मैं क्या करूँ? अब सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, जिनमें कम एफर्ट लगाना होता है, उनको अटेम्प्ट करो आप। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो क्वेश्चन हो जाएगी, उनको करो आप, उनको जैसे आपने किया, वो ऐसे क्वेश्चन लगभग 20% के लगभग होते हैं दोस्तों, वो किया आपने, हो जाएंगे वो भी, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाथ OMR भर लो। इसके बाद में भी दोस्तों मेरा दावा है आपसे कि आपके पास पर्याप्त समय बचेगा, पर्याप्त समय इसके बाद में भी आपके पास बचेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ। इसमें क्या करना है फिर, अभी जो बहुत सारा टाइम लगेगा, आपके पास इतना समय बच जाएगा, आप ऐसे करते रहोगे, अब क्या करें यार, करना क्या है? तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको जो कठिन है, जो हार्डेस्ट पार्ट है पेपर का, जो सबसे कठिन पार्ट है एक पेपर, वो अटेम्प्ट करना है दोस्तों। जो सबसे कठिन वाला है वो, अब ये जो बचा हुआ समय उसमें अटेम्प्ट करना है। फायदा क्या होगा, 80% पेपर हो चुका है, OMR भरी जा चुकी है, दबाव ही नहीं है कोई, फ्री है अपन। अब हम जटिल प्रश्न भी करेंगे तो वो भी आसान लगेंगे, उनको भी अब हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। जटिल प्रश्न
ही डिसाइडर होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है। सिंपल सभी कर लेंगे, मीडियम लेवल के भी सभी कर लेंगे, सिलेक्शन कौन निर्धारित करेगा? जो कठिन लेवल के प्रश्न है वो सिलेक्शन निर्धारित करते हैं। और इन कठिन लेवल के प्रश्नों में हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। कब नहीं फूलेंगे? जब आप लगभग ज़्यादातर पेपर आप समय से पहले कर चुके होंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, तब हाथ पैर नहीं फूलेंगे। 4 ऑप्शन हैं, काटो उनको धीरे धीरे, 3 पे लाओ, 2 पे लाओ, 2 में कंफ्यूजन हो फिर और कोशिश करो, 1 बचेगा, टिक कर दो। एक क्वेश्चन हुआ उसको ही टिक कर दो, उसके बाद में वही मान फिर कर दो, अगले पे जाओ। 4 3 2 1 ऑप्शन बचेगा, टिक करो। फिर भी दोस्तों, फिर भी ये जटिल प्रश्न करने के बाद में भी फिर भी आपके कुछ ऐसे प्रश्न रह जाएंगे जो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा, 2 ऑप्शन में फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। अब इनको अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारी बार दोस्तों इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने पर फायदा होता है, तो बहुत सारी बार इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में भारी नुकसान होता है। अभी कौन डिसाइड करेगा कि फायदा होगा या नुकसान होगा? ये डिसाइड करोगे आप। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। 2 प्रश्न जिनमें कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बहुत विचार करो, उनके बारे में मनन करो। ये मनन उनन तभी कर पाओगे आप जब आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। पर्याप्त समय कब रहेगा? जब मैं आपसे बोल रहा हूँ उस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे तब। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में भी थोड़े पहले वाले, फिर सेकेंड राउंड वाले। थोड़ा मनन करो, सोचो कि यार क्या हो सकता है। उनमें से अगर आपको लग गया कि हाँ यार ये ज़्यादा संभावना है, आपके दिमाग में आ जाएगा 2 में से 1 जो है वो 70% आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार ये तो है सही, तो 5-7 ऐसे प्रश्न हो रहेंगे दोस्तों, उनको आप अटेम्प्ट कर ही लेना। मेरा तो इसका मानना है, क्यों अटेम्प्ट कर लेना? क्योंकि अगर उन 5-7 प्रश्न में से अगर आपके 4 प्रश्न भी सही निकल गए और 3 प्रश्न भी आपके गलत निकल गए, फर्ज करो, तो भी आप बहुत बड़े फायदे में हो, बहुत फायदे में। आप जोड़ के देख लो नंबर पहले, आप इसी से 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो भी हो जोड़ के देख लो, आप बहुत बड़े फायदे में हो आप। तो 2 में से 1 कब टिक करना है? जब एक 70% दुरुस्त लगे कि हाँ ये हो सकता है, तब आप कर लो। और ऐसा लगे कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा, तो फिर मत पढ़ो। पूरा तुक्का नहीं लगाना है। सलंग जो तुक्का होता है दोस्तों की, जब हमें आर पार कुछ पता नहीं होता है, हम धड़ा से भगवान बजरंगबली या फिर जो भी जय श्री कृष्ण भी, फिर धड़ा से उधर बढ़ जाए, ऐसे नहीं करना है। अपने को लगे कि हाँ यार ये हो सकता है, फिर उसके बाद में आप उनमें से 1 कर लो। 6-7 प्रश्न अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप फायदे में रहोगे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैंने तो ऐसा किया था और मैं बहुत फायदे में रहा था। मैं तो कम से कम 10 नंबर फायदे में रहा था। तो ये एक तरीका है। परीक्षा के समय प्रबंधन की बात हम कर चुके हैं दोस्तों। OMR प्रैक्टिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले रखा है, मुझे अच्छे तरीके से पता है उनके टेस्ट चल रहे होंगे, 7 दिन में चल रहे होंगे, 15 दिन में चल रहे होंगे, और मेरे ख्याल से OMR में चल रहे होंगे, तो OMR में उनकी प्रैक्टिस हो रही होगी, कोई समस्या नहीं है, उनको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वो OMR प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि दोस्तों OMR बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरा ऐसा मानना है 50% एग्ज़ाम की तैयारी, 50% OMR का रोल है। OMR का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करोगे? बाजार में OMR मिल सकती है तो बाजार में OMR लाओ, OMR से प्रैक्टिस करो। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक जो आपके पास है उसमें पढ़ने की कोशिश करो, उसमें प्रैक्टिस करो, निर्धारित समय में उस OMR को पढ़ने की कोशिश करो। इसके अलावा डेली कम से कम 5 मिनट आपको OMR के लिए देने हैं। कुछ ना हो सके तो दोस्तों इस प्रकार से एक ऐसे बना लेना है कॉलम वगैरह, ऐसे जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने आपका रोल नंबर, कुछ भी लिख दो। जैसे आपने यहाँ कॉलम बना दिया 5 3 2 1 4 कुछ भी, और यहाँ पे नीचे गोले के लिए जगह छोड़ दी। प्रैक्टिस करो दोस्तों ऐसे, नहीं तो बाजार में OMR मिल जाएगी, बाजार से OMR लाओ। जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं OMR की प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों। OMR के बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट अगर आप वहाँ युद्ध के मैदान में कूद गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे, OMR की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। OMR अच्छे को ले डूबती है। अच्छे टैलेंटेड बच्चे, क्रीम बच्चे जो कुछ बहुत प्रतिभाशाली है, जो बहुत अच्छी रैंक ला सकते थे, उनको OMR ले डूबती है। OMR की प्रैक्टिस करो,
OMR कैसे बढ़नी है। ऑफलाइन वाले जरूर, ऑफलाइन वाले तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले मार्केट से करो, कैसे भी करो दोस्तों, लेकिन OMR की प्रैक्टिस कंपलसरी है करना, ये बहुत नितांत आवश्यक है। सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं, रणनीति की चर्चा कर चुके हैं। रणनीति में दोस्तों हमने शुरुआत कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़े, वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे चैनल से देख लो, फिर आपकी इच्छा हो जहाँ से देखो, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना कि जानकारी का स्रोत प्रमाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, वहीं से देखो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है दोस्तों आपको, टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के दौरान कैसे रखना है और एग्जाम के टाइम पे कैसे रखना है, OMR की प्रैक्टिस कैसे करनी, सारी चर्चा मैं कर चुका हूँ दोस्तों। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना, कोई भी परीक्षा पास करना या फिर किसी भी परीक्षा में सफल होना आपकी ज्ञान का मूल्यांकन नहीं है। किसी भी परीक्षा में सफलता आपकी रणनीति का मूल्यांकन है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई भी किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना आपके ज्ञान का मूल्यांकन नहीं है। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना आपकी रणनीति का मूल्यांकन है। ज्ञान का प्रदर्शन आप नौकरी लगने के बाद भी कर सकते हो। रणनीति क्या होनी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ से वीडियो लेक्चर देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के टाइम पे कैसे करें, एग्जाम के टाइम पे कैसे करें, OMR को कैसे हम कंट्रोल करें और पॉजिटिव कैसे रहे, ये होती है दोस्तों रणनीति। तो ज्ञान से भी ऊपर अगर कोई चीज भारी पड़ती है तो वो है रणनीति। टैक्टिक्स मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज। आपके ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की रणनीति। रणनीति भारी पड़ जाती है ज्ञान पर। किन चीजों को पहले पढ़ना है, किन चीजों को बाद में पढ़ना है, किन चीजों को लास्ट में पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, वीडियो लेक्चर कहाँ से देखने हैं, पढ़ाई कौन सी किताबों से करनी है, ये सब रणनीति का हिस्सा है। OMR का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब दोस्तों रणनीति का हिस्सा है। परीक्षा पास करना ज्ञान का मापन नहीं है। ज्ञान का मापन आप नौकरी लगने के बाद में करना। जैसे अभी मैं ज्ञान का प्रदर्शन ही कर रहा हूँ नौकरी लगने के बाद में। 100 से ज़्यादा लेक्चर राजस्थान हिस्ट्री के बना चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर के बना रहा हूँ, जियोग्राफी के भी बना दूंगा, साइकोलॉजी के भी बना दूंगा। पॉलिटिकल साइंस में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, कभी फ्यूचर में उसका भी देखेंगे। बायोलॉजी में पढ़ाता ही हूँ स्कूल वगैरह में, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। ज्ञान का प्रदर्शन आप नौकरी लगने के बाद में आराम से कर सकते हो, वो कोई मुद्दा नहीं है। रणनीति पे आपका फोकस होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ रणनीति, नॉलेज प्लस टैक्टिक्स। अंतिम चर्चा का विषय दोस्तों, वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम चर्चा का विषय दोस्तों, सकारात्मक कैसे रहे। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। सारी तैयारी के बाद भी, सारी मेहनत के बाद भी आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हो, आप जिस साधन में बैठे हो आपके हृदय की धड़कन में धक 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 धक, कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे एग्जाम हॉल में घुसे आपके पैर ऐसे, जैसे आपको पेपर दिया आपका पेन से, ये क्यों होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है। 12 साल से जो मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से 12 साल से मैं बहुत धीर गंभीर होकर राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षा उनके विषय में चर्चा भी कर रहा हूँ। पॉजिटिव कैसे रहे दोस्तों, पॉजिटिव रहने का सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। एक किताब में मेरे पास पढ़ी है, इधर लाऊं क्या मैं, एक मिनट रुको, वीडियो की लेंथ भी चेक कर लेता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा। चलो ये किताब है दोस्तों, किताब क्या तो साक्षात बहुत बड़ी चीज है। विश्व की सबसे महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण का अर्जुन को संदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में। लोग बात कहते हैं यार ये भी कोई पढ़ने की चीज है क्या, बूढ़े होंगे तब पढ़ेंगे ये चीज। भाई साहब, ऐसी किताब जिसने अर्जुन जो एक युवा व्यक्ति था, युद्ध नहीं कर रहा था, उसको कर्म योग के पथ पे अग्रसर करके उसको युद्ध के लिए खड़ा कर दिया।
जिस किताब में, वो किताब युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए किताब है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है और परमात्मा कृष्ण के द्वारा बताया गया निर्देश है इसमें। इनकी श्री कृष्ण कैसा क्या चाहते हैं कि इंसान से, वो सारी चीज़ें इसमें। तो ये किताब तो फिर आप बाद में पढ़ लेना, फिर नौकरी लगने के बाद में, लेकिन इसमें इसका मैं सार बता रहा हूँ आपको। सार ये है दोस्तों, सकारात्मक रहने का सबसे बड़ा चीज बता रहा हूँ दोस्तों, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग 3 प्रकार के कर्मयोग काम हो सकते हैं। सकाम कर्मयोग हो सकता है, अकाम कर्मयोग हो सकता है, निष्काम कर्मयोग हो सकता है। सकाम यानी कि फल की इच्छा से किया हुआ काम, अकाम यानी कि काम नहीं करना मेरे ख्याल से, और निष्काम कर्मयोग का मतलब है दोस्तों बिना फल की चिंता किए हुए, बिना परिणामों की चिंता किए हुए, भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता किए हुए, केवल केवल और केवल कठोर कठिन परिश्रम और मेहनत करना, हमारे लक्ष्य के लिए डटे रहना, लक्ष्य को सांसों में, नसों में, रक्त जहाँ पर प्रवाहित हो रहे हैं, धमनियों में, शिराओं में, उस लक्ष्य को बहते हुए देखना, ये होता है दोस्तों निष्काम कर्मयोग। मुझे नहीं पता, आप ये सोचो दोस्तों आज की, मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, उस परमात्मा को पता है, उस कृष्ण को पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि परीक्षा पास करने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो जो रणनीतियाँ हो सकती हैं, जो जो विधाएं अपनाई जा सकती हैं, जो जो मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, जो जो कर्म किए जा सकते हैं, वो सभी वांछित कर्म में कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मत हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, परमात्मा जानता है। लेकिन मैंने कर्म किया है और कर्म दोस्तों कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जब आप कर्म करोगे, जब आप मेहनत करोगे, आप एक ज्ञान अर्जित कर लोगे, ज्ञान कभी भी दोस्तों व्यर्थ नहीं जाता है। ये आप मान के चलो, गोल्डन वर्ड है दोस्तों ये, कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अनुभव और ज्ञान 2 ऐसी वस्तुएं जो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, हमेशा काम में आती है। परीक्षा पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी तक सीमित भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज बढ़ाओ, पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, जितना हो सके और कठिन परिश्रम करो। वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 7 घंटे पढ़ो, वो 7 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ो, झोंक दो खुद को। 100 दिन की बात है, झोंक दो खुद को, समर्पित कर दो, आहुति दे दो खुद की, लेकिन बिना फल की इच्छा किए हुए। जब आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर्म ईमानदारी से करूँगा, अपना 100% दे दूंगा इस एग्जाम के लिए, जितनी मेरी प्रज्ञा है, जितना मेरा शरीर में स्फूर्ति ऊर्जा है, जितनी मेरे धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, जितनी मेरी तंत्रिकाओं का आवेग है, वो सारा मैं झोंक दूंगा इस एक परीक्षा के लिए, लेकिन मैं बिना परिणाम की चिंता किए हुए झोंकूंगा। तब दोस्तों आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप दिन रात सोचते रहोगे मेरा होगा नहीं होगा, अरे मेरा तो नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मेरे से गलती होगी, तो नहीं होगा, नहीं होगा, लिख के ले लो आप। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सकारात्मक रहो आप। सुबह उठते पहले खुद से कहो, हे परमात्मा आपने मुझे, हे परमात्मा कृष्ण आपने मुझे इस धरती पर मनुष्य लोक में जन्म दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो सांसें दी हैं, आपने जो धड़कन दी है, आपने जो रक्त प्रवाह दिया है मुझे, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे को जो स्वस्थ शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कुशल नेत्र दिए हैं, जिससे मैं उद्यम कर सकता हूँ, जिनसे मैं परिश्रम कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ कृष्ण। और मेरा जन्म इस जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए हुआ है, और आज मैं अपने उद्देश्य ये रेखांकित करता हूँ, और आप अपने उद्देश्य रेखांकित करो उस दिन के। 100 दिन के मत करो, आप हर दिन के उद्देश्य निर्धारित करो। अगर आपको यहाँ से दिल्ली पहुँचना हो, दिल्ली के आपको मतलब कि जिस भी स्थान पर हो आप, वहाँ से अगर आपको 1000 किलोमीटर पहुँचना हो, तो आप डायरेक्ट 1000 किलोमीटर की सोचोगे तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे। आप ये सोचो कि मेरे को 1 किलोमीटर चलना है, रेस्ट कर लो, फिर आप सोचो यार मैं 1 किलोमीटर और चलना है, आप पहुँच जाओगे। छोटे छोटे गोल बनाओ, ऐसे नहीं क्या डायरेक्टली मेरे को बस मेरा सिलेबस तो इतना बड़ा है, मैं तो 1 दिन में कर लूँगा, 2 दिन में कर लूँगा, नहीं होगा। टाइम लगता है भाई, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। समय दो, पॉजिटिव रहो, एक प्रत्येक दिन का टारगेट बनाओ, प्रत्येक दिन का शेड्यूल बनाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो,
फोकट बातें करने वालों से दूर रहो। फोकट लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, इधर की बुराई कर दी, उधर की बुराई कर दी, उसकी निंदा कर दी, उसकी चुगली कर दी, फोकट लोगों से दूर रहो, दूरी बना लो। रिश्तेदार जो भी आपको नेगेटिव करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, उनसे दूर रहो। आप अपने काम पे फोकस करो बस। रोज सुबह उठते पहले एक उद्देश्य निर्धारित करो, उस उद्देश्य के लिए खुद को खपा दो, खुद को झोंक दो उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए। और रात को जब सो आप 2 बजे सो, 3 बजे सो, या सोए मत, जब भी सो, दिन में सो, कभी भी सो, मुर्गा छाप दौड़ अपने को नहीं लगानी कि 4 बजे कुकड़ू उनको मुर्गा बोलते उठ गए 4 बजे पढ़ना है। आपकी जब इच्छा हो जब पढ़ो, जब नींद आए जब सो जाओ, ये तरीका होता है दोस्तों। नींद आए तब सो जाओ और उसके बाद में पढ़ाई, नींद आए सो जाओ फिर पढ़ाई, बस ये तरीका होता है। कोई तरीका नहीं होता है, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो आपको उस प्रज्ञा के साथ मेहनत करनी है, उस कॉन्शियसनेस के साथ मेहनत करनी है। सकारात्मक रहना है दोस्तों, नेगेटिव नहीं रहना है। नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आते हैं कि यार मैं तो भूल रहा हूँ, जो पहले पढ़ा है वो भूल रहा हूँ, कुछ नहीं भूल रहे दोस्तों, कुछ भी नहीं भूल रहे हो आप। एग्जाम में आपको सब कुछ याद आ जाएगा, मेरी गारंटी है, सब कुछ याद आ जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है, कर्म हमेशा दोस्तों काम आता है। बस आपका दिमाग शांत होना चाहिए। दिमाग शांत कब होगा? जब आप एक बेहतर रणनीति के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, तब आपका दिमाग शांत रहेगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। डेली का टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट को अचीव करो। बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छे गाने सुनो, बीच बीच में मूड रिलैक्स करने के लिए अच्छे गाने सुनो, अच्छे लोगों से संपर्क बनाए रखो। थोड़ा बहुत मोटिवेशन देख लिया करो किसी का यूट्यूब वगैरह पे। कुछ मोटिवेशन के गाने हैं, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों का झुंड, इस प्रकार के गाने, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, वो सारे पॉजिटिव गाने हैं दोस्तों, उनको सुना करो, अच्छी चीजें हैं वो। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है, बातचीत की है आप सभी के साथ सिलेबस के बारे में, रणनीति के बारे में, सकारात्मक कैसे रहे, इन सभी के बारे में। मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और चर्चा भी दोस्तों यहीं तक करनी थी आज। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यहीं तक था। तो मेरे ख्याल से मैं संपूर्ण चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। फरवरी 2023 में जो रीट मेंस परीक्षा हो रही है दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परीक्षा तथा उसका परिणाम अंतिम नहीं होता है। और मेहनत करो और परिश्रम करो, जीवन में बहुत संभावना है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों ये था आज आपसे बातचीत करने का, कि आपको कुछ अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकूं जो शायद आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। और हमारा जो दोस्तों यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर दोस्तों हमने राजस्थान की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर वीडियो लेक्चर तैयार कर रखे हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, देखें जरूर कि चैनल पे क्या चल रहा है। आप यहाँ से भी दोस्तों अपना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, यहाँ से भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो चर्चा है वो समाप्त करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी, हमारी मेवाड़ शैली कंप्लीट हो चुकी है, तो मारवाड़ शैली को लेकर ही हमारी मुलाकात होगी। जब भी होगी कल ही हो जाएगी। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो भी ये देख रहे हो, आप भावी अध्यापक हो, आने वाले आप राष्ट्र निर्माता हो, आने वाले आप कलम के जादूगर हो, आने वाले आप बच्चों का भविष्य तय करने वाले आप बहुत ही प्रतिभाशाली अध्यापक हो, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ मेरी तरफ से। बस दोस्तों निष्काम कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।